अगला टॉपिक हम लोगों का है नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व लगाइए अगला चैप्टर, नीति निर्देशक तत्व। नीति का मतलब होता है निर्देशक और तत्व। सरकार जब अपनी नीतियां बनाए तो जो इसमें जितनी भी बातें रखी गई है वो सब बातें आपको ध्यान रखकर ही बनाए। सरकार नीतियां इसी में महिला के लिए है, इसी में पर्यावरण के लिए है, इसी में पशु के लिए है। यानी आप समझ लीजिए कि हमारे संविधान से इसको हटा देंगे तो शासक क्या हो जाएगा। अगर इसको हटा देंगे तो शासक मनमाना काम करना शुरू कर देगा, निरंकुशता की तरह काम करेगा। नीति निर्देशक एक ऐसा तत्व है, बहुत संक्षेप में हम बोलेंगे, डिस्कशन इससे बहुत ज्यादा नहीं करेंगे। नीति निर्देशक तत्व में जो बातें लिखी गई है, सरकार अच्छा है या बुरा है हम निर्णय करते हैं किसके माध्यम से, नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से। जो सरकार अगर नीति निर्देशक तत्वों में जो बातें लिखी गई हैं अगर वो बेहतर ढंग से इम्प्लीमेंट करता है तो इसका मतलब है कि नीति निर्देशक अगर बेहतर ढंग से इम्प्लीमेंट करता है तो सरकार बार बार आती है। जैसे नीतीश कुमार ने नीति निर्देशक तत्व को बहुत बढ़िया ढंग से लागू किया है। सड़क और पुलिया बनवाया है, महिलाओं को अलग से कहा है, दलितों को अलग अलग तरीके से सबको किया, सब इसी में आपको मिलेगा। तो नीति निर्देशक तत्व को इस तरह से समझना है। अगर नीति निर्देशक तत्व नहीं होगा, जब संविधान बन रहा था तो संविधान में इस बात का चर्चा किया गया कि आखिर में संविधान बन किसके लिए रहा। तो संविधान बन रहा है मानव के लिए, नागरिक के लिए बन रहा है। तो उसमें डिसाइड किया कि नागरिक के लिए बन रहा है, लेकिन जब सरकार बनाएगा और जब सत्ता कुछ लोगों के हाथों में रहेगी तो नागरिक का दुरुपयोग कर सकता है। उस दुरुपयोग से बचाने के लिए हमारे संविधान में मूल अधिकार को रखा गया। मूल अधिकार रखा गया कि आपका, चूंकि भारत में जन्मे हैं, भारत के नागरिक है, आपका ये अधिकार चाहे वो दुनिया का कितना भी ताकतवर शासक बन जाए, यहाँ पर प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, आपका वो अधिकार छीन नहीं पाए। फिर सोचा कि नागरिक अगर यहाँ पर है, नागरिक को संविधान अधिकार दे रही है, किसके विरुद्ध, सत्ता के विरुद्ध दे रही है, तो नागरिक होने का भी कुछ अपना अधिकार है, कर्तव्य है ना कुछ। इसीलिए 4 के क में रख दिया कि आप चूंकि भारत के नागरिक है तो आपका कर्तव्य है कि जब झंडा फहराया जाए तो खड़े हो जाइए, जब राष्ट्रगान गाए तो खड़े हो जाइए, देश के विकास में काम करिए, और 11 प्रकार के क्या है आपके मूल कर्तव्य। फिर जब संविधान जब बन ही रहा था तो ये बात भी सूचना में मिल रही थी लोगों को, ये बात भी दिमाग में आ रहा था कि जब सरकार बनेगी तो चलिए, अभी तो भारत आजाद हुआ है तो सभी लोग अच्छे अच्छे इंसान हैं, सभी भावनात्मक जुड़े हुए हैं, सभी लोग देश के हित के लिए काम करेंगे। लेकिन 1 पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी, आज जैसे वर्तमान में है, 4 पीढ़ी के बाद क्या होगा कि लोगों में कटुता आने लगेगी, भ्रष्टाचार आने लगेगी, और शासक बनते ही वो पहले रहेगा बिल्ली और हो जाएगा सिंह की तरह काम करेगा। तो नहीं देखते, विधायक पहले ऐसे करेगा, जब ये बनेगा तो ऐसे हो जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में जनता का क्या किया जाए, जनता का जो वेलफेयर वाला काम है उसको कैसे किया, इसी को रख दिया गया नीति निर्देशक तत्व में। और कहा गया कि कोई भी सरकार जब वह शासन करेगी 5 साल तक, तो उस 5 साल में इसमें जितने भी बातें लिखी गई है, कानून बनाएगी, संसद में जब कानून बनेगी तो इन बातों पर ही क्या होगा, कानून बनेगा। साथ ही नीति निर्देशक तत्व में और भी कुछ बातें कही गई। नीति निर्देशक में कहा गया कि यह बात, ये जरूरी नहीं है कि जो शासक बनेगा कोई भी या कोई राज सत्ता जिसके हाथ में आएगी वो इसको लागू करे ही, नहीं भी कर सकता है। बहुत ऐसे राज्य नहीं कर रहा था, बिहार पहले नहीं किया था, तो जो चाहेगा तो इसको कर भी सकता है, चाहे तो नहीं भी कर सकता है। इसके लिए ऐसा नहीं है कि आप सुप्रीम कोर्ट में चले जाइए। महिला के लिए आरक्षण अगर नहीं दिए तो इसके लिए ही नहीं कि सुप्रीम कोर्ट में आप चले जाइए, ऐसा नहीं है। हाँ, महिला ये कह सकती है कि हम आपको वोटें नहीं देंगे, तो सरकार उस डर से क्या करेगी, इसको लागू करेगी। यानी नीति निर्देशक तत्व क्या है, वाद योग्य नहीं है। वाद योग्य का मतलब है आप इसके खिलाफ में आप सरकार के कोर्ट में नहीं जा सकते, जबकि मूल अधिकार वाद योग्य है। अगर अनुच्छेद 17 का कोई अगर उल्लंघन करता है
18 का, 19 का, किसी का भी उल्लंघन करता है, आप उसके खिलाफ क्या कर सकते हैं? व्यक्ति के खिलाफ या संस्था के खिलाफ आप क्या कर सकते हैं? केस कर सकते हैं, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। नीति दे सकता तुम्हें, ऐसा आप नहीं कर सकते। तो लिखिएगा नीति निर्देशक तत्व लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना पर आधारित है। लोक कल्याणकारी, लोक का मतलब आम नागरिक, लोक कल्याणकारी संकल्पना पर आधारित है। वर्तमान संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक अनुच्छेद इसकी चर्चा की गई है। अगला पॉइंट लिखिएगा, आगे आ जाइए, सीट खाली है, आगे आ जाइए। अच्छा, देखने में नहीं बनता है, आपका भी प्रॉब्लम है, दूरदृष्टि। अच्छा, देखने में यहाँ नहीं बनता है तो दूरदृष्टि दोष है कि निकट दृष्टि दोष? अच्छा, दोष नहीं है ना, तो चलिए ठीक है। चलिए, एकदम बेसिक का जो आप पूछे हैं, पहले पूछता था कि दूरदृष्टि के लिए कौन सा लेंस जरूरी है, अब वैसा सवाल नहीं पूछेगा, अब कॉन्सेप्ट से पूछागा। दूरदृष्टि दोष में निम्नलिखित में से होता है, अब 4 गो ऑप्शन है, उसमें से आप बनाइए, बस इतना ही अंतर है। अब तो और मजेदार क्वेश्चन होंगे, इसलिए थोड़ा बेसिक पढ़ के आइएगा। लिखिएगा उद्देश्य। अब नीति निर्देशक तत्व पढ़ा रहे, तो अब नहीं पूछेगा कि कितने भाग में है, कितने अनुच्छेद में है, ये सब नहीं पूछेगा, पूछेगा इसका उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य क्या है नीति निर्देशक? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रजातंत्र की स्थापना करता है। प्रजातंत्र की स्थापना करना। लिखिएगा नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान आयरलैंड का कोई व्यक्ति भारत में बड़ा नाम कमाया है, कोई है राष्ट्रीय आंदोलन में? यानी 2 किताब अति पेपर है, कौन कौन? कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। और वो महिला अध्यक्ष बनी है कब? 1917 में, याद रखना। और होम रूल आंदोलन वो चलाई है, उसकी अध्यक्ष भी रही थी, और उसका उपाध्यक्ष कौन रहा था? अरुण डेव। और कहाँ अपना बनाई थी बसेरा, उसका हेडक्वार्टर मद्रास में, कहाँ? अडयार। जगह पूछ दिया है, जगह याद। ये सब भूल गए क्या? इतिहास में थे हम लोग, तो इतिहास ऐसा नहीं ना भूले हैं, भूलिएगा नहीं। एग्जाम हॉल में कल बना था क्वेश्चन सब, कल का क्वेश्चन हम सेट किए थे, परसों का नहीं सेट कर पाए थे, परसों का क्वेश्चन नहीं सेट कर पाए थे, कल का है, अब हम सेट करके ही अब देंगे। कल का क्वेश्चन बना था कि गलतियों किए थे? बना हुआ मैंने पढ़े में से गलती नहीं ना किए थे आगे। तो लिखेगा क्या लिखे के संविधान कोष्ठ में वर्ष हम बताएंगे, जब भारत में चुनाव हुआ था, कल इससे सवाल भी पूछा गया था। 5 राज्यों में पूर्ण बहुमत मिला था, 9 राज्यों में सरकार बनाई थी। कब हुआ था चुनाव? 1937। तो लिखेगा 1937। आयरलैंड की संविधान कब बनी? 1937 से ग्रहण किया गया है। ग्रेनविल ऑस्टिन नामक है व्यक्ति, ग्रेनविल ऑस्टिन नामक व्यक्ति, जगह याद रखना है,
नामक व्यक्ति ने नीति निर्देशक तत्व व उसके अधिकार को नीति निर्देशक तत्व और उसके अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। संविधान की आत्मा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगला लिखेगा भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर ने निर्देशक तत्व को भारतीय संविधान की अनोखी या अनूठी विशेषता कहा है। और साथ ही उसने मूल अधिकार वाला बोल रहे हैं, मूल अधिकार को हृदय आत्मा कहा है। टीटी कृष्णमाचारी। अगला पॉइंट लिखिएगा, टीटी कृष्णमाचारी ने निर्देशक तत्व को भावनाओं का अस्थाई पूरा घर, भावनाओं का अस्थाई पूरा घर कहा है। पूरा घर कहा है। पूरा घर अस्थाई पूरा घर कहने का मतलब है कि नीति निर्देशक दे दिए और ये पूरा घर है, कहने का मतलब है इसका कोई ध्यान नहीं रखता। ये बात कहने का मतलब है कि संविधान में इस बात को जिक्र कर दिया है कि राज्य का काम है ये लागू करना। ये नीति निर्देशक तत्व कौन लागू करेगा? सरकार करेगी, राज्य सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, अभी हम देखेंगे। सरकार, इसको पूरा धान कहा है टीटी कृष्णदानी। कहने का मतलब है बोल तो दिए, काम कुछ नहीं। जैसे मूल कर्तव्य, 11 गो मूल कर्तव्य है, इसमें से एको गो आदमी उसको लागू फॉलो करते हैं? कोई नहीं करते हैं फॉलो। एगो नोट्स खाली रहता है तो नोट्स दूसरा को दिखाना नहीं चाहते हैं आप, नोट्स नहीं दिखाना चाहते, जबकि उसमें लिखा है कि वैज्ञानिक अगर ज्ञान है तो उस ज्ञान को फैलाइए। यहाँ पर ऐसा है कि अगर बढ़िया से लिख लिए है तो दूसरा को नहीं, हमारा लिखबे नहीं किया, छूट गया मेरा भी, ये स्थिति है। तो मूल कर्तव्य नहीं जब आप करते हैं तो ये ठीक है। लिखिएगा, क्या लिखे? अगला केटी शाह। केटी शाह ने निर्देशक तत्व के संदर्भ में कहा है कि निर्देशक सिद्धांत, इन्वर्टेड कॉमा में सब लिख रहे हैं ना, कहा है की के बाद इन्वर्टेड कॉमा, निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक के सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। जो बैंक के सुविधा अनुसार, इसका अर्थ समझ रहे हैं क्या है? कहने का बैंक का मतलब है सरकार के पास जितना पैसा होगा उसी आधार से क्या करेगा, आपको नीति निर्देशक तत्व में जो बातें हैं उसको लागू करवाएगा।
जैसे 2006 के बाद बिहार सरकार की आमदनी बहुत बढ़ गई। इससे पहले आमदनी थी नहीं, बिहार सरकार की आमदनी नहीं थी, इसलिए नीति निर्देशक तत्व में जो बातें लिखी गई थी उसको फॉलो नहीं कर रहा। पुल पुलिया, सड़क, वृक्षारोपण, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन चीजों में पैसा खर्चा नहीं किया जा रहा था। क्यों? क्योंकि इससे पहले बैंक में पैसा ही नहीं था। अब 2006 के बाद बैंक में पैसा आने लगा। नीतीश कुमार ने क्या किया? खुलकर उसका पैसा इस्तेमाल, ये कहानी है। अब लिखिएगा अगला, नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय में लागू नहीं किया जा सकता। यानी इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। और लिखिएगा यह सिद्धांत, अगला पॉइंट बना दीजिए, यह सिद्धांत, पॉइंट बना दीजिए, यह सिद्धांत विश्व में भारत और आयरलैंड को छोड़कर कहीं भी नहीं, किसी के संविधान में यह है ही नहीं है। इतना सुंदर सब लिखता है, सब मेंस लिखेगा तब बाप रे छा जाएगा। आप लोग का राइटिंग देख के मैंने इतना मोह लगते रहता है ना सबका, कि आप लोग मेंस लिखिएगा ना तो बाप रे एकदम मैंने एकदम मोहित हो जाएगा। नहीं जैसे सम्मोहन नहीं, राम भगवान जब जाते हैं जनकपुर, कोई गए हैं जनकपुर? कौन गया? तो बगिया में गए हैं, जहाँ बगिया है वहाँ बाघ नहीं गए हैं? कभी जाइएगा, वहाँ जाइएगा तो लगेगा कि पौराणिक कथाओं में। तो भगवान राम जाते हैं अयोध्या, अयोध्या अथी लगा रहता है धनुष तोड़ने के लिए। तो राम है काले का और लक्ष्मण उसका भाई है, जो उसका बॉडीगार्ड रहता है, समझिए पीए उसका, लक्ष्मण भाई है, वो एकदम गोरे गोरे रहता है। तो राम जो है बहुत पुरुषोत्तम, पुरुषों में भी उत्तम है। वो बगिया में जाते हैं, तो बगिया में जाने के क्रम में बगिया में जाते हैं और फूल की पूरा अभी भी बना हुआ है फुलिया, मेरा कई फोटो भी है उसमें, बगिया है अभी भी। तो उस बगिया में घूम रहे होते हैं, तो माँ सीता अपने वो जो राजकुमारी रहती है अपने वो क्या बोलते हैं सहेलियों के साथ घूम रही होती है। तो अचानक दोनों में कनेक्शन, अचानक भगवान राम जो है माँ सीता को देखते हैं और उनकी सुंदरता देखकर कहता है, तो तुलसीदास कहते हैं नैनो का नैनो से गोपन प्रिय संभाषण। कहने का मतलब है नैनो का नैनो से गोपन, यानी एक आंख दूसरे आंख को देख रहा है और गोपन कर रहा है, बातें कर रहा है आंखों से। अब तो उस तरह का है नहीं, बातों करने वाला जमाना खत्म, अब तो मोबाइल का जमाना है, अब डिजिटल हो गया है। तो पहले होता था 20 साल पहले कि नैनो का नैनो से गोपन प्रिय संभाषण, आंखों से ही बात हो रही है। पलकों का 9 पलकों पर प्रथमो उत्थान पतन। पलकों का 9 पलकों का मतलब होता है, हिंदी में हम पढ़ाते हैं, हिंदी पढ़े होंगे तो उसमें चैप्टर है ये पढ़ना, इसी पर प्रश्न भी है। पलकों का मतलब है कि जब राम देखते हैं तो माँ सीता का आंख झुक जाता है, और जब सीता देखती है तो नहीं है, आंख झुक जाता है। तो उस प्रकार से उसका वर्णन किया गया, उसके प्रेम को वर्णन किया गया है, समझे? ठीक है, लिखिएगा। आजकल कहाँ ये सब प्रिय संभाषण तभाषण ये सब नहीं है। नंबर दिया तो ओके, नहीं तो ओके। हाँ, तो अब वो बाण शान नहीं चलता है, अब मिसाइल रहता है अब बहुत ज्यादा। वो इतना पहले प्रेम होने में 4 साल 5 साल लगता था। फर्स्ट ईयर में शुरू किया तो थर्ड ईयर में, पहले थर्ड ईयर 4 साल का होता था, ये 4 साल का। फर्स्ट ईयर में शुरू हुआ तो 4 साल के बाद सफलता मिलेगी। अब 1 आवर में होती है सफलता, नहीं? चल लिखिएगा, डिजिटल दुनिया में इस सारा चीज को ले लिया। क्या लिखे? आयरलैंड और भारत को छोड़कर दुनिया में कहीं भी नहीं है, लिखेगा। हाँ लिखेगा, नीति निर्देशक को संविधान में रखने का मूल उद्देश्य
मूल उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना है। कल्याणकारी राज्य की स्थापना है। और कल्याणकारी राज्य उद्देशिका में भी वर्णित है, यानी प्रस्तावना में भी वर्णित है। बीपीएससी पूछा हुआ प्रश्न ये। अगला लिखिएगा, तेजी से लिखते चलिएगा, समय कम है, तेजी से। छूट गया क्या? स्थापना है और इसकी चर्चा उद्देशिका या प्रस्तावना में भी है। लिखा है ना, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण, उसमें लोक कल्याणकारी वर्ड आता है ना। अगला लिखिएगा, निदेशक तत्व एक प्रकार से राज्य के लिए नैतिकता का विषय है। नैतिकता का विषय है, यानी कानून बनाने के क्रम में इस निदेशक तत्व को हर हाल में ध्यान रखना कर्तव्य है। ध्यान रखना कर्तव्य है। अगला पॉइंट, 42वें संविधान संशोधन। ध्यान रखना कर्तव्य है। 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत निदेशक तत्व में 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहते हैं, याद रखिएगा। मिनी संविधान किसको बोलते हैं? 42वां संविधान संशोधन को, के तहत अनुच्छेद 39 के क, इसमें क्या है बातें? सामाजिक न्याय और निःशुल्क सहायता। सामाजिक न्याय और निःशुल्क सहायता 39 के क, उसमें क्या है? सामाजिक न्याय और निःशुल्क सहायता, कॉमा 39 के ख, 43 का क, 39 का ख, सबका आगे लिखाएंगे सब में। 39 का ख, 43 का क, सबका लिखाएंगे आगे। 43 का क, 43 का ख, 48 का क, 48 का क, तथा 51 का क, 51 का क, 51 के क में क्या है? मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जोड़ा गया। अगला लिखिएगा, निदेशक तत्व के सिद्धांत को 3 भागों में बांटा गया है। हम इसको 3 भागों में बांटते हैं। 3 भागों में बांटा गया है। जितना भी 36 से लेकर 51 तक है ना, इसको 3 भागों में बांटा गया है। बांटकर मेंस में भी इसी प्रकार से पढ़ते हैं हम। पहला, समाजवादी सिद्धांत। समाजवादी सिद्धांत का मतलब है कि समाज के सभी वर्गों का भला हो, ऊंच नीच इसमें ना हो, ये सब इसमें लिखा गया है। दूसरा, गांधीवादी सिद्धांत। और तीसरा, उदारवादी सिद्धांत।
समाजवादी सिद्धांत से क्या मतलब है, 3 भागों में बांट लिए। क्या मतलब है तो दिखेगा, धन संपत्ति का स्वामित्व और वितरण। धन संपत्ति का स्वामित्व और वितरण। समाज के नियंत्रण में रहता है, समाज के नियंत्रण में रहता है। जैसे मठ, मठ देखे हैं, मठ हर गांव में मठ, मठ सबका है, कोई एक उस पर वर्चस्व जमा सकता है क्या? मंदिर बना है तो सब कोई जाएगा, समाज उसमें नियंत्रण रखता है। परती, जहां क्रिकेट खेले होंगे परती, सब क्रिकेट खेल सकता है। तो गांधीवादी विचार में लिखेगा, अच्छा वो गांधीवादी तो हम बता देंगे, लिखेगा उदारवादी में लिखेगा वह विचारधारा, इसको उदारवादी में वह विचारधारा जिसके अंतर्गत मनुष्य को एक विवेकशील प्राणी माना जाता है। और विवेकशील प्राणी मानते हुए लिख लीजिए, मानते हुए सामाजिक संस्थाओं का मनुष्य के सामूहिक प्रयास माना जाता है, सामूहिक प्रयास माना जाता है। मानते हुए सामाजिक संस्थाओं को मनुष्य के सामूहिक प्रयास माना जाता है। अब आइए, समाजवादी जो सिद्धांत है 36 से 51 तक, तो हम क्रम से नहीं लिखाएंगे, 36, 37, 38 नहीं लिखाएंगे। जो जो अनुच्छेद है, कई बार अनुच्छेद पूछ देता तो लिखेगा 38, अनुच्छेद 38, 39, 38, 39, 41, 40 नहीं है, 40 गांधीवादी हो जाएगा, उसमें क्या चर्चा है, पंचायत। 41, 42, 43 और 47, 1 2 3 4 5 6 47, ये क्या है, समाजवादी, समाजवादी सिद्धांत। उसमें जो जो बातें पढ़ाएंगे वो कौन सा होगा, समाजवादी। लिखेगा गांधीवादी में 40, 46 और 48, 3 गो गांधी जी का मानना जो बातें था उसमें 3 गो अनुच्छेद में इसको जोड़ा गया गांधी जी को। तो सब बताएंगे 48 में क्या है, 40 में क्या है, 40 में एक एक चर्चा करेंगे। और उदारवादी में लिखिएगा 44, 45, 49, 50, 51, 44, 45, 44, 45, 49, 50, 51 उदारवादी हो गया। अब एक एक करके हम लोग, सबसे पहला समाजवादी सिद्धांत में जो जो बातें लिखी गई है अनुच्छेद, वो अनुच्छेद से ही सवाल रहता है, अनुच्छेद से सवाल रहेगा, आपको इसको याद रखना है, हम पढ़ाते चल रहे हैं। तो लिखिएगा पहला, पहले तो आप सोच रहे होइएगा सर 38 ले गए, 36 से 37 कहाँ रख दिए, यही ना, तो लिख लीजिएगा 36 37 में पहले क्या है, लिखिएगा अनुच्छेद 36 में, अनुच्छेद 36 लिखिएगा, इसमें निदेशक तत्वों को परिभाषित किया गया है। बात पहला 36 नंबर बुझ गए, 36 में जो है इसका परिभाषा दिया गया है। आज 37 में लिखिएगा, 37 में कहा गया है कि न्यायालय द्वारा इसे लागू नहीं करवाया जा सकता, न्यायालय द्वारा इसे लागू नहीं करवाया जा सकता।
किंतु एक बात लिख दिया है, और किंतु राज्य सरकार आवश्यकता पड़ने पर, राज्य सरकार आवश्यकता पड़ने पर, आ जाइए, राज्य सरकार आवश्यकता पड़ने पर इसमें कानून बनाकर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। कानून बनाकर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। हो गया। चलिए अब आइए, पहला लिखिएगा समाजवादी सिद्धांत। उसमें जितनी बातें हैं, 5 का अनुच्छेद है, 6, पहले वो 6 वो अनुच्छेद पढ़ लेते हैं। तो लिखिएगा समाजवादी सिद्धांत। पहला 36 नंबर में क्या है, और 37वें, चलिए अर्थ लिखिएगा समाजवादी सिद्धांत। लिखिएगा इसके अंतर्गत इसमें क्या लिखा गया है, इसके अंतर्गत राज्य लोक कल्याण के वृद्धि के लिए, लोक कल्याण के वृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, ताकि नागरिकों के सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय मिल सके। न्याय मिल सके, अगला क्या नंबर बचता है, 39। लिखिएगा 39 के क लिखिएगा, इसे संविधान के 42वां संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। सीधे लिख दीजिए 42वां संविधान संशोधन जोड़ा। लिखिएगा इसमें लिखा क्या गया है 39 के क में, याद रखिएगा, बीपीएससी 2 बार सवाल पूछा है ये। सामाजिक न्याय या समान न्याय, सामाजिक काट के समान न्याय एवं निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान किया गया है। समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता 60 से 62 में है, टीचर में भी। निःशुल्क विधिक सहायता, PIL नहीं, आगे है। इसमें क्या लिखा गया है कि अगर आप पैसा नहीं है और केस हो गई है तो सरकार आपको क्या करेगी, इसके तहत कोर्ट में जाइएगा तो सरकार आपको वकील आपको उपाय करवाएगी। ये विधिक सहायता, निःशुल्क विधिक सहायता। 39 के ख लिखिएगा, 39 के ख। इसमें बड़ी बात कही गई है, इसमें समान वेतन, समान काम के लिए समान वेतन की व्यवस्था की गई है।